पति की चिता बुझते ही विधवा ने 3 देवरों को अपनाया। समाज ने ताने मारे, पर 20 साल बाद जब वही बेटे 3 काली गाड़ियों में लौटे और बोले, आप हमारी माँ हैं, पूरी गली चुपचाप शर्म से रो पड़ी। शमशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और आंगन में बैठे रिश्तेदार संध्या को ऐसे घूर रहे थे जैसे पति की मौत से बड़ा पाप उसने उसके 3 छोटे भाइयों को अपने साथ रखने का फैसला करके कर दिया हो। जयपुर के पुराने मोहल्ले चौड़ा रास्ता की उस तंग गली में उस दिन हर घर की खिड़की आधी खुली थी। सफेद साड़ी में बैठी 25 साल की संध्या की आंखें सूज चुकी थी, मगर आवाज पत्थर जैसी शांत थी। उसका पति निखिल एक निर्माण स्थल पर हुए हादसे में चला गया था। पीछे ना कोई बच्चा, न जमा पूंजी, ना बड़ा सहारा, बस 3 लड़के, आरव, दक्ष और विवान, जो निखिल के छोटे भाई थे और जिनकी आंखों में डर ऐसे भरा था जैसे दुनिया ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया हो। बड़ी ताई ने पल्लू ठीक करते हुए कहा, बहू, समझदारी इसी में है कि अपने मायके चली जा। ये लड़के तेरे खून के नहीं हैं। किसी ने और जोड़ दिया, अभी उम्र पड़ी है, दूसरी शादी कर ले। 3 पराये लड़कों के लिए अपनी जवानी मत जलाना। संध्या ने जमीन पर बैठे विवान को देखा। 7 साल का वह बच्चा निखिल की पुरानी घड़ी पकड़े रोते रोते सो गया था। 12 साल का दक्ष दीवार से लगा चुप था। 15 साल का आरव जबड़े भीचे सब सुन रहा था। संध्या ने धीमे से कहा, अगर इनका कोई नहीं है तो अब मैं हूँ। बस इतना कहना था कि कमरे में बैठे लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने जिद्दी। ससुराल के दूर के रिश्तेदारों ने उसी दिन दूरी बना ली। मायके से भी संदेश आया कि इतना बड़ा बोझ उठाओगी तो बाद में रोगी। मोहल्ले की औरतें कुएं के पास फुसफुसाती, देखना, बड़े होकर यही लड़के इसे भूल जाएंगे। संध्या ने किसी को जवाब नहीं दिया। अगली सुबह वह निखिल की तस्वीर के सामने दिया जलाकर सिलाई मशीन पर बैठ गई। उसकी उंगलियां कपड़े पर चलती, मगर मन 3 अलग अलग दिशाओं में दौड़ता। आरब की फीस, दक्ष की किताबें, विवान का दूध। घर की छत तपकती थी। रसोई में अक्सर सिर्फ चावल और दाल बचते थे, फिर भी लड़कों की थाली पहले भरती। संध्या आखिरी रोटी को पानी के साथ खाकर मुस्कुरा देती। आरव पढ़ाई में तेज था। संध्या ने रात रात भर सांदी के लहंगे पर कढ़ाई की ताकि उसे कोचिंग दे सके। दस का दिमाग हिसाब किताब में चलता था। वह पुरानी कापियों के पीछे दुकानों के नकली खाते बनाकर बैठता तो संध्या कहती, एक दिन अपना कारोबार करेगा। विवान को अस्पतालों से डर लगता था, फिर भी वह डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि निखिल की मौत के दिन एम्बुलेंस देर से आई थी। संध्या ने उन्हें कभी एहसान नहीं सुनाया। वह माँ नहीं कहलाती थी, पर माँ की तरह उठती, बांटती, बचाती, डांटती और रात को उनके पैरों पर तेल मलती। समय पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। आरव इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया। दक्ष ने कारोबार की पढ़ाई शुरू की। विवान मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरे शहर निकल गया। पहली बार घर खाली हुआ तो संध्या ने निखिल की तस्वीर के सामने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारे भाई उड़ना सीख रहे हैं। शुरू में फोन आते रहे, फिर कम हो गए, फिर त्योहारों पर भी सिर्फ छोटे संदेश आने लगे। धीरे धीरे भय भी बंद हो गया। मोहल्ले ने फिर जहर उगलना शुरू किया। कहा था ना, पर आए थे, इतनी तपस्या का यही फल मिलता है। अब अकेली सिलाई करती रहे। संध्या हर बार दरवाजा बंद करके मशीन चला देती। फिर एक सुबह करवा चौथ के अगले दिन, जब वह आंगन में सूखे तुलसी के पत्ते चुन रही थी, बाहर अचानक 3 काले चमचपाती गाड़ियां आकर रुकी। पूरी गली ठिठक गई और जब पहली गाड़ी का दरवाजा खुला, संध्या के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। पहली गाड़ी से उतरा आदमी लंबा, सदा हुआ और महंगे सूट में था, मगर उसकी आंखों में वही पुराना अपराध बोध कांप रहा था। वह आरव था। दूसरी गाड़ी से दक्ष उतरा, हाथ में चमड़े का बैग, चेहरे पर सफलता की चमक और ओठों पर दबा हुआ दर्द। तीसरी गाड़ी से सफेद कोट पहने विवान निकला। उसके गले में स्टेथोस्कोप था, मगर आंखों में 20 साल पुरानी भूख, डर और ममता की यादें थी। संध्या पीछे हट गई। तुम लोग? विवान दौड़कर उसके पैरों के पास बैठ गया। भाभी माँ, हमें माफ कर दो। गली में खड़े लोगों की सांस रुक गई। वही लोग जिन्होंने संध्या को बेवकूफ कहा था, अब अपने दरवाजों से झांक रहे थे। आरब की आवाज टूट गई, हमने आपको छोड़ा नहीं था, हम खुद को आपके सामने
खाली हाथ लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। तो इतने साल, एक आवाज भी नहीं, एक त्योहार भी नहीं। क्या मैं इतनी पराई हो गई थी? दक्ष ने सिर झुका लिया। नहीं, आप इतनी अपनी थी कि हम आपकी आंखों में अपने अधूरेपन की शर्म नहीं देख पाते थे। संध्या ने मुड़कर दरवाजे की चौखट पकड़ ली। उसका शरीर कांप रहा था। वह रोना नहीं चाहती थी, पर 20 साल का अकेलापन गले में फंस गया। तभी दक्ष ने बैग खोला और एक लाल फाइल निकाली। आज हम सिर्फ मिलने नहीं आए। संध्या ने उसे देखा। आरव ने धीरे से कहा, निखिल भैया की जमीन जिस पर सबने दावा किया था, हमने वापस ले ली है। संध्या चौंक गई। कौन सी जमीन? विवान ने पीछे की ओर इशारा किया। गली के मोड़ से मजदूरों ने बड़ा कपड़ा हटाया। संध्या ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी दुनिया थम गई। पुराने मकान के पीछे, जहाँ कभी टूटी दीवार, जंगली घास और कूड़े का ढेर था, वहां अब एक बड़ा मजबूत और सुंदर घर खड़ा था। पीले पत्थर की दीवारें सुबह की धूप में चमक रही थी। लकड़ी का दरवाजा नया था। छज्जे पर तुलसी का चौरा बना था और मुख्य द्वार के ऊपर पीतल की पट्टिका लगी थी। संध्या निवास। संध्या ने उस नाम को देखा और उसके ओठ कांपने लगे। वह नाम जिसे मोहल्ले ने कभी ताने की तरह लिया था, आज पत्थर पर सम्मान की तरह चमक रहा था। ये क्या है? उसने मुश्किल से पूछा। आरब उसके पास आया। आपका घर। संध्या ने सिर हिलाया। मेरा घर तो यही है। यह टूटा हुआ, टपकता हुआ, निखिल की यादों से भरा घर। दक्ष ने लाल फाइल उसके हाथ में रख दी। पुराना भी आपका है, नया भी आपका, जमीन भी आपके नाम है। हमने सब कानूनी कागज पूरे कर दिए हैं। संध्या ने फाइल नहीं खोली। उसकी आंखें तीन चेहरों पर अटक गई। वही बच्चे जिन्हें उसने कभी बारिश की रातों में अपने आंचल से ढका था, आज उसके सामने पुरुष बनकर खड़े थे। सफल, संपन्न, मगर टूटे हुए। विवान ने उसके पैरों को छुआ। भाभी माँ, जब मेडिकल कॉलेज की आखिरी फीस भरनी थी, आप 3 दिन बिना खाना खाए रही। मुझे लगा था आप बीमार हैं। बाद में आरब भैया ने बताया कि आपने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन आपके लिए ऐसा घर बनाऊंगा जहां आपकी रसोई कभी खाली नहीं होगी। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें यह सब याद था? सब, आरब ने कहा। छत टपकती थी तो आप हमारे बिस्तर खिसका देती थी। खुद पानी के पास बैठकर सिलाई करती रहती थी। जब मेरा दाखिला हुआ था, आपने अपनी नई साड़ी बेच दी थी। मैं जानता था, दक्ष ने कांपती आवाज में कहा। और जब मैंने कारोबार शुरू करने के लिए पैसे मांगे थे, आपने मोहल्ले की 5 औरतों के कपड़े रात भर सिलकर जमा किए थे। आपने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं देखता था। आपके हाथों में सूजन रहती थी। भीड़ में खड़ी पड़ोसन कमला चाची ने पल्लू से आंखें पोंछी। वही कमला जिसने कभी सबसे ज्यादा कहा था कि संध्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। संध्या ने धीमे से पूछा, फिर तुम लोग गायब क्यों हो गए? एक माँ को क्या सिर्फ घर चाहिए था? मुझे तो बस तुम्हारी आवाज चाहिए थी। तीनों के चेहरे झुक गए। यह सवाल किसी थप्पड़ से ज्यादा भारी था। आरब ने लंबी सांस ली। हम गलत थे। हमने सोचा था कि जब तक कुछ बड़ा नहीं कर लेते, आपके सामने नहीं आएंगे। पहले नौकरी अस्थायी थी, फिर कर्ज उतारना था, फिर दक्ष का कारोबार रुक गया, फिर विवान की पढ़ाई विदेश में अटक गई। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते रहे। आपको बताना चाहते थे, पर डर था कि आप मना कर दोगी। आप हमेशा अपने लिए कुछ लेने से पीछे हट जाती थी। दक्ष ने कहा, लेकिन चुप रहना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने आपको वही दर्द दिया जिससे आपको बचाना चाहिए था। विवान रो पड़ा। हर दिवाली हम आपके घर के सामने तक आए, गाड़ी मोड़कर लौट गए। आपको अकेले दिए जलाते देखा। उस रात सो नहीं पाते थे, पर हमें लगता था कि जिस दिन लौटेंगे, आपकी झुकी हुई पीठ को आराम देकर ही लौटेंगे। संध्या ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके भीतर बरसों का दर्द और अपनापन एक साथ उमड़ पड़ा। तभी भीड़ के पीछे से कर्कश आवाज आई, अब पैसा आ गया तो माँ याद आ गई। सबने मुड़कर देखा। निखिल के चाचा रतन लाल लाठी टेकते हुए आगे आए। वही आदमी जिसने निखिल की मौत के बाद जमीन हड़पने की कोशिश की थी। दक्ष की आंखें सख्त हो गईं। उसने फाइल से कुछ कागज निकाले और बोला, चाचा जी, अब सच छिपेगा नहीं। आपने झूठे दस्तखत कराकर यह जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की थी। हमने 6 साल अदालत में केस लड़ा और फैसला भाभी माँ के पक्ष में आया है।
गली में फुसफुसाहट फैल गई। संध्या ने अविश्वास से रतनलाल को देखा। आपने ऐसा किया? रतनलाल नजरें चुराने लगे। तभी विवान ने आगे बढ़कर कहा, खून का रिश्ता हमें अनाथ छोड़ गया था, लेकिन इन्होंने हमें इंसान बनाया। हमारे लिए माँ वही है जिन्होंने खुद भूखा रहकर हमें खिलाया। यह सुनकर पूरा मोहल्ला शांत हो गया। कमला चाची की आंखों से आंसू बह निकले। संध्या ने कांपते हाथों से तीनों बेटों के चेहरे छुए। उसे लगा जैसे 20 साल का सूना आंगन अचानक फिर से भर गया हो। आरव ने नए घर का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही संध्या ठिठक गई। दीवार पर निखिल की बड़ी तस्वीर लगी थी। नीचे दिया जल रहा था। एक कमरे में उसकी पुरानी सिलाई मशीन सजी थी। साथ में नया बोर्ड लगा था, संध्या सिलाई केंद्र। वहां 10 नई मशीनें रखी थी। दक्ष मुस्कुराया। अब मोहल्ले की लड़कियां यहाँ मुफ्त सिलाई सीखेंगी। संध्या की आंखें भर आई। ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे थे, जिन पर आरव, दक्ष और विवान के नाम लिखे थे। और बीच में सबसे बड़ा कमरा संध्या का था। बालकनी से पुराना टूटा घर साफ दिखाई देता था। आरव बोला, ताकि आप कभी भूले नहीं कि आपने हमें कहाँ से उठाया। उसी शाम नए घर में पहली बार चूल्हा जला। संध्या ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाई। कभी वही खिचड़ी मजबूरी थी, लेकिन आज उसमें घी, काजू और अपनापन मिला हुआ था। खाने की मेज पर विवान ने हंसते हुए कहा, अब कोई भूखा रहकर फीस नहीं भरेगा। तीनों बेटे हंस पड़े और संध्या की आंखों में आंसू चमक उठे। रात को जब सब सो गए, संध्या बालकनी में खड़ी पुराने घर को देखती रही। टूटी दीवारें, टपकती छत और छोटा आंगन जैसे कह रहे थे कि सच्चा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगली सुबह मोहल्ले की कई लड़कियां सिलाई सीखने आईं। बाहर आरब चाय बांट रहा था, दक्ष हिसाब देख रहा था और विवान बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा था। कभी जिसे सबने मूर्ख कहा था, भाई औरत अब पूरे मोहल्ले की मिसाल बन चुकी थी। उस रात संध्या ने निखिल की तस्वीर के सामने दिया जलाया और धीमे से कहा, तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे बेटे लौट आए हैं। दिए की लो एक पल को तेज चमकी, जैसे कहीं दूर से आशीर्वाद मिला हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।